Hello everyone, this is Mohammad Sadiq from Fathom Academy. अब लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन YDSC, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस पर। हमने बीच में डिस्कस किया था कि YDSC में अगर किसी एक स्लिट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट शीट रख दी जाए तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो शिफ्ट हो जाता है। सो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें ये करना है, ये दिया हुआ है, in Young's double slit experiment, this one, a plate of thickness T made of a material of refractive index mu is placed in front of one of the slits in a Young's double slit experiment. Okay, so ये YDSC जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक स्लिट के सामने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी गई है, इसकी थिकनेस T और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऐसा दिया हुआ है। एंड ये हमारी स्क्रीन है और जब ये शीट नहीं होती है तो ये सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन है। एंड देन हमें मालूम है कि इसकी वजह से जो पैटर्न होता है, जो सेंट्रल ब्राइट होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अ प्लेट ऑफ थिकनेस T मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट शुड बी the minimum thickness T which will make the intensity at the center of the fringe pattern 0. Okay, so जो शीट है इसकी ये थिकनेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर एक डार्क बन जाए, यहाँ पर डार्क इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज बने, यहाँ में ये डार्क स्पॉट दिखाई दे। ओके, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस। ओके, सो इसमें हमने किया था शिफ्ट कैलकुलेट किया था हमने कि शिफ्ट कितना होता है। शिफ्ट y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी एंड कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये होता है शिफ्ट। ओके, अब यहां पर ये चीज पूछ रहे हैं कि ये मिनिमम होना चाहिए, इस t को मिनिमम होना है, सो ये शिफ्ट भी मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, अब कितना हो जाए कि यहाँ पर एक डार्क बन जाए। हमें मालूम है कि ये जो सेंट्रल पोजीशन है वो ब्राइट होती है एंड देन उसके बाद दोनों तरफ डार्क फ्रिंजेस होती हैं। ओके, सो मिनिमम थिकनेस का मतलब कि जो शिफ्ट है वो क्या हो, इस तरह से हो कि जो ये वाली जो एडजेसेंट, जो सेंट्रल ब्राइट की एडजेसेंट डार्क है वो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर आ जाए। ओके, इन दैट केस द थिकनेस विल बी मिनिमम। ओके, सो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब सेंट्रल ब्राइट और जो फर्स्ट डार्क है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं बीटा बाई 2। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, y की जगह हम बीटा बाई 2 रख के एंड बीटा की वैल्यू कैपिटल D, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इस तरह से लिख लेंगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो इस तरह से कर लेते हैं। उसमें एक और अप्रोच है, उसको भी हम देख लेंगे। सो यहाँ पर जो y की वैल्यू है, अगर एडजेसेंट डार्क को सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर आना है, सो y शुड बी बीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये चीज़ है। एंड बीटा की वैल्यू जो होती है, दिस इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी d अपॉन स्मॉल d। ओके, सो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया एंड हमें t की वैल्यू चाहिए। सो t इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एंड देन म्यू माइनस 1। ओके, ये लैम्डा जो है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और शीट की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो जो टर्म्स क्वेश्चन में दिए रहते हैं आंसर भी उन्हीं के टर्म्स में आना चाहिए। सो दिस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट शीट सच दैट दिस पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय अ डार्क स्पॉट। अच्छा, इसी को एक और तरह से हम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई शीट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी वजह से सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर जो एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है डेल्टा x, that is mu minus 1 into t. This is the additional path difference created at the position of central maximum due to the introduction of transparent sheet. Now, अब अगर इसको डार्क होना है, so this should be equal to, अब यहाँ पर t मिनिमम कितना हो, this should be equal to some odd multiple of lambda. Okay? अब यहाँ पर जो नंबर होगा, जो भी ऑड नंबर है, जब वो मिनिमम होगा तो t भी मिनिमम होगा। ओके, दैट मीन्स कि अगर t को हमें मिनिमम लेना है तो दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2।
ये कंडीशन हो जाएगी डार्क प्रोड्यूस करने की। सो यहाँ से अगर हम टी कैलकुलेट करें सो ये डायरेक्टली आ गया लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस। ओके, दोनों तरह से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, in a Young's double slit experiment, the fringes are displaced by a distance x when a glass plate of refractive index 1.5 is introduced in the path of one of the beams. Okay, तो S1 और S2 दोनों से जो बीम पास हो रही हैं, so S1 के सामने हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रखी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। सो लेट्स कॉल इट म्यू 1, दिस इज 1.5 ये दे रखा है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो x है। ओके, सो जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तब डिस्प्लेसमेंट x है। एंड फिर आगे कह रहे हैं when this plate is replaced by another plate of same thickness, सो दो अलग अलग प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं लेकिन दोनों प्लेट्स की थिकनेस सेम है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग है बट थिकनेस सेम है। सो व्हेन दिस प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्लेट ऑफ सेम थिकनेस द शिफ्ट ऑफ द फ्रिंजेस इज 3/2x। सो अगली बार जब हम दूसरे मटेरियल की शीट यूज कर रहे हैं उस टाइम पर जो शिफ्ट है दैट इज 3/2x। Okay, then the refractive index of the second plate is, so दूसरी प्लेट जो है उसका refractive index कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। Okay, so this is shift and we know shift का फॉर्मूला क्या होता है, shift is equal to mu minus 1 into t capital D upon small d। so पहली बार refractive index mu 1 है minus 1 and thickness t है और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो पैरामीटर्स हैं वो वाई डी एस सी के हैं। सो दोनों ही शीट के लिए ये सेम होगा। सो पहले केस में द शिफ्ट इज इक्वल टू एक्स और दूसरे केस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है एंड थिकनेस सेम टी है तब जो शिफ्ट है दैट इज 3/2x। ओके, सो दो इक्वेशंस इस तरह से हमने बना लिए। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ना अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो ये सारे पैरामीटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, x भी कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स डिवाइड 2 by 1। ओके, देन हमें इस साइड में मिलेगा म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 और इस साइड में मिलेगा 3/2। ओके, 3/2। ओके, सो यहाँ से हम म्यू 2 म्यू 1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हम वैल्यू सबसे लास्ट वाले स्टेप में रखते हैं। अगर अलजेब्राइकली क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, इस तरह से भी कोई हमारा ऑप्शन हो सकता है। ओके, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 2 म्यू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 म्यू 1 माइनस 3। हमें म्यू 2 चाहिए, सो 2 म्यू 2 इज इक्वल टू 3 म्यू 1 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो -3 + 1 इज -1। ओके, और म्यू 2 इज इक्वल टू 3 म्यू 1 -1 अपॉन 2। सो अगर सिर्फ अलजेब्राइकली हमसे पूछा होता, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी थी तो ये आंसर होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन का ऑप्शन हो सकता है एंड हमें वैल्यूज दे रखी हैं, सो हम उस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। सो 3 टाइम्स म्यू 1, ओके, एंड 3 टाइम्स 1.5 इज 4.5 minus 1 upon 2. Okay, 4.5 minus 1 is 3.5 and 3.5 upon 2 is 1.75. Okay, 3.5 upon 2 is 1.57. So the refractive index of the second plate is 1.75. Okay, so ये हमारा आंसर है। Okay, so the next question is a thin sheet of transparent material mu is equal to 1.6, so mu is 1.6, is placed in the path of one of the interfering beams in a YDSE using sodium light of wavelength 5890 angstrom, 5890 angstrom। so जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। एंड देन अब क्या पूछ रहे हैं, द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट्स टू अ पोजीशन ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय द 12th ब्राइट फ्रिंज। ओके, सो सेंट्रल ब्राइट वहां पहुंच जा रहा है जहां पहले
12th ब्राइट था, तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि जो शिफ्ट है वो 12 बीटा के बराबर है। ओके, बीटा फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है। ओके, देन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द शीट। तो जो शीट हम यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हम इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये वाली अप्रोच हो गई कि जो शिफ्ट है दैट इज इक्वल टू 12 बीटा, एंड इस तरह से सॉल्व करें हम तो शिफ्ट अब हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड दिस इज इक्वल टू 12 बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सो ये पैरामीटर्स कैंसिल हो गए। हमें कैलकुलेट करना है थिकनेस ऑफ द शीट। सो टी विल बी इक्वल टू 12 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा। नाउ 12 लैम्डा की वैल्यू रख लेते हैं 5890 एंगस्ट्रॉम, सो माइनस 10 ये हो जाएगा। इसको मीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कौन सी सूटेबल यूनिट में हम लिख सकते हैं। म्यू माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0.6। ओके, एंड देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 1.18 इंटू 10⁻⁻⁻5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, एंड देन दिस इज -5 10⁻⁻5। सो इसको +6 से हम मल्टीप्लाई करें सो वो माइक्रोमीटर में हो जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट 11.8 माइक्रोमीटर। ओके, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द शीट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसी को हम एक और तरह से कर सकते हैं। कैसे हमें मालूम है कि सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंट्रल ब्राइट जहाँ पर है वहाँ पे 12th ब्राइट आ जा रही है। सो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, अब चूंकि वहाँ इतना पाथ डिफरेंस है और वहाँ पे 12th ब्राइट बन रही है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 12 लैम्डा। ओके, ये कंडीशन होती है कि द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा एंड 12th ब्राइट सो 12 लैम्डा, एंड देन यहाँ से हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा थोड़ा सा ये इसमें स्टेप्स कम है। 12 lambda mu minus 1, and then if you put the values you get the same answer 11.8 micrometer। okay, so इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, एंड ये वाली अप्रोच जो है ये पहले क्लिक करती है, और ये वाली अप्रोच जो है अगर इसको हम थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये कंडीशन हमें समझ में आ जाएगी, एंड यहाँ से फिर आसान हो जाता है सॉल्व करना। अगली प्रॉब्लम हमें दी हुई है, अ डबल स्लिट apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.33। सो अभी जो हमारा YDAC सेटअप है वो एक लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.33। It has slit separation of 1 millimeter and distance between the plane of slits and screen is 1.33 meter। तो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस जो है ये 1 मिलीमीटर है, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1.33 मीटर, ऐसा दिया हुआ है। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इन एयर इज 6300 एंगस्ट्रॉम। सो एयर में वेवलेंथ हमें दे रखा है 6300 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड देन पहली चीज इसमें दो पार्ट में है। पहली चीज पूछ रहे हैं कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। ओके, नाउ दिस इज एन इजियर वन। फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है, और पूरा apparatus हमारा एक मीडियम में रखा हुआ है। सो मीडियम में जो वेवलेंथ होगी वो एयर में जो वेवलेंथ है उसका 1/μ टाइम्स होगी, ये बात हमें मालूम है। देन अब फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है, इट इज मच इजियर। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, अब लैम्डा हम वो यूज करेंगे जो मीडियम में है, दैट मीन्स लैम्डा अपॉन म्यू एंड स्मॉल डी, एंड इन सब की वैल्यूज हमें दे रखा है। इसकी वैल्यू आप अगर इसमें रखें देन द आंसर विल कम आउट टू बी 0.63 मिलीमीटर। ओके, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट जो इसमें है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। दूसरा पार्ट कह रहे हैं वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ द apparatus is covered by a thin glass sheet of refractive index 1.53। तो ये जो मीडियम है, जो लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो ग्लास शीट हम यूज कर रहे हैं, स्लिट के सामने जो हम शीट रख रहे हैं
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1.53 है। Okay, then find the smallest thickness of the sheet to bring the adjacent minima on the axis. Okay, on the axis मतलब जो S1 S2 का मिड पॉइंट है वहां से जो लाइन पास हो रही है, that means the central bright position of the central bright. So क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर जो एडजेसेंट डार्क है, नेक्स्ट वाली जो डार्क है वो आ जा रही है, एंड इन दैट केस हमें थिकनेस कैलकुलेट करना था, या मिनिमम थिकनेस अगर निकालना है तो कंडीशन वही होगी कि सेंट्रल ब्राइट की एडजेसेंट डार्क सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर आ जा रही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट इसमें हमें जो म्यू है उस म्यू की जगह म्यू आर यूज़ करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करना है, एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू अपॉन म्यू मीडियम, ये हो जाएगा। सो शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। सो बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर म्यू था उसकी जगह पर हम म्यू एस अपॉन म्यू एल इस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, एंड इसको हम जो दूसरी वाली अप्रोच है कि सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है शीट रखने की वजह से, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये होता है, और यहाँ पर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करना है, और ये क्या होना चाहिए, एडजेसेंट वाली डार्क आ जा रही है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये होगा। अब यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या होना है, लैम्डा बाई म्यू होना है। सो इसलिए हम इसको लिखेंगे लैम्डा बाई 2 म्यू इस तरह से। ओके, एंड म्यू आर की वैल्यू लिख लेते हैं, दिस इज म्यू एस अपॉन म्यू एल माइनस 1 into t, this is equal to lambda air divided by 2 refractive index of the medium, that means liquid का refractive index, and इसको अगर हम solve करें so ये हो जाएगा mu s minus mu l divided by mu l, वो यहाँ से cancel हो जाएगा, so उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। so mu s minus mu l into t is equal to lambda एयर डिवाइडेड बाई 2। हमें चाहिए थिकनेस ऑफ द शीट, सो टी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, टी इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू ऑफ शीट माइनस म्यू ऑफ लिक्विड। ओके, सो अलजेब्राइक टर्म में ये आंसर हो गया। अब न्यूमेरिक वैल्यू के साथ इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, this is 6300 angstrom, so minus 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, and then 2 into ग्लास शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 माइनस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, एंड देन इसको हम सॉल्व करें, सो 1.53 माइनस 1.33 इज 0.2, एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.4 हो जाएगा, एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो इट कम्स आउट टू बी 15.75 into 10 raised to the power minus 7 मीटर। ओके, ये आ रहा है, और इसको अगर हमें माइक्रोमीटर में रखना है सो +6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बचेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 1.575 micrometer. Okay, so this is the minimum thickness of the glass for the YDSE apparatus inside the liquid. Okay, ताकि जो एडजेसेंट डार्क है, सेंट्रल ब्राइट के एडजेसेंट डार्क, वो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन पर आ जाए। ओके, सो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली उसी तरह का है, बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम कैसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a YDSE is carried out in a liquid of refractive index 1.3 and thin film of air is formed in front of the lower slit as shown in figure. So figure इस तरह से दिया हुआ है, YDSE है, 2 slits हैं, और पूरा YDSE जो सेटअप है वो एक लिक्विड में रखा हुआ है, और यहाँ पर जो हम शीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो एयर फिल्म है, और इस लोअर स्लिट के सामने यहाँ पर एक स्मॉल थिकनेस की एयर फिल्म बन जा रही है। तो अब ये मीडियम अलग हो गया और ये पूरा apparatus लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हम कोई ग्लास शीट या ट्रांसपेरेंट शीट इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो
इस तरह से ये एयर फिल्म है एंड होल apparatus इज इनसाइड अ लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.3. ओके, ठीक. देन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इफ अ मैक्सिमा ऑफ थर्ड ऑर्डर इज फॉर्म्ड एट द ओरिजिन O, फाइंड द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म. इसकी जो थिकनेस है वो हमें कैलकुलेट करना है एंड कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन है एयर में, जो सेंट्रल ब्राइट है, सॉरी, इफ अ मैक्सिमा ऑफ थर्ड ऑर्डर इज फॉर्म्ड एट ओरिजिन O, सो सॉरी, द apparatus इज इनसाइड द लिक्विड एंड इस फिल्म के बनने की वजह से यहाँ पर जो शिफ्ट आ रहा है, ओके, सो वो जो शिफ्ट है, if a maxima of third order is formed at origin O, ओके, सो जो थर्ड मैक्सिमा है वो यहाँ पहुँच जा रहा है. इसका मतलब जो शिफ्ट है वो 3 बीटा के बराबर है. ओके, सो फाइंड the thickness of the sheet and wavelength of light is 0.78 माइक्रोमीटर और कैपिटल D अपॉन स्मॉल d की जो वैल्यू है ये इस तरह से रेशियो में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1000 ऐसा दिया हुआ है. ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसकी जो थिकनेस है एयर फिल्म की वो हमें कैलकुलेट करना है. Okay, so third bright is at the position of the central bright, that means shift is equal to 3 beta. But अभी यहाँ इसको हमें ध्यान से करना है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. So shift हम कैसे लिखेंगे, अब चूंकि ये मीडियम के अंदर है so इसलिए हम लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू टी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. दिस इज शिफ्ट एंड दिस इज इक्वल टू 3 बीटा, और बीटा किस में लेना है, हमें लिक्विड के अंदर लेना है. सो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा, और ये जो लैम्डा है ये हमें एयर में दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन म्यू स्मॉल d इस तरह से, एंड फिर यहाँ से हम t कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हमने ये कैंसिल आउट कर दिया, देन t विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन म्यू, एंड ये जो म्यू है ये लिक्विड का म्यू है, okay? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड म्यू आर माइनस 1. सो अलजेब्राइक टर्म में अगर लिखना हो हमें तो ये हो जाएगा आंसर. इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 लैम्डा अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड, एंड देन ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर फिल्म का लिक्विड के रिस्पेक्ट में. सो refractive index of air divided by refractive index of liquid minus 1 ये हो जाएगा. एंड इसको और हम सॉल्व करें, सो दिस इज 3 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस म्यू एल, एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. ओके, सो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू एल एंड डिवाइडेड बाय म्यू एल जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 3 लैम्डा अपॉन 1 माइनस म्यू एल, ये आएगा. ओके, सो दिस इज, अब इसमें हम वैल्यूज रखें. सो 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू माइक्रोमीटर में ही रहने देते हैं, 0.78 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.3. ओके, अब ये नेगेटिव आ रहा है बिकॉज जो शिफ्ट होगा इसमें, जो हमने जो किया था शिफ्ट जहाँ से कैलकुलेट किया था, तो उसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है. सो जो शिफ्ट होगा वो एक तरफ होगा. जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि इसके सामने अगर हम शीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो इधर शिफ्ट कर जाता है. ओके, अगर इसके सामने रखेंगे तो इधर शिफ्ट कर जाएगा, बट यहाँ पर इसके सामने हम रख रहे हैं लेकिन वो एयर फिल्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये माइनस आ रहा है. दैट डजेंट मैटर, टी की जो वैल्यू होगी वो 3 इंटू 0.78 डिवाइडेड बाई 0.3. इस तरह से हम लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 7.8 माइक्रोमीटर. सो द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज 7.8 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट पार्ट अब इस क्वेश्चन में जो है ये अच्छा है, और ये क्या कह रहे हैं, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम O. सो ये है O की पोजीशन, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो शिफ्ट है वो 3 बीटा के बराबर है. ओके,
देन जो फोर्थ ब्राइट होगा उसकी पोजीशन यहां से कितनी है, इस पॉइंट से, सेंट्रल मैक्सिमम नहीं, ज्योमेट्रिकली ये जो पॉइंट है स्क्रीन पर, उस पॉइंट से फोर्थ मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल ब्राइट है वो कहां शिफ्ट होगा। सी, यहां से यहां तक का और ये यहां से यहां तक का ज्योमेट्रिकल पाथ सेम होता है, बट एक एयर फिल्म जब इंट्रोड्यूस हो रही है तो इसके अंदर जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो कम होगा। ओके, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता, जैसे एयर में अगर पाथ ऑप्टिकल पाथ डी है तो मीडियम में जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो म्यू डी हो जाता है। ओके, सो अगर मीडियम में हमें ऑप्टिकल पाथ डी दे रखा है तो एयर में जो होगा वो इसका 1/μ टाइम्स होगा। ओके, सो इसका मतलब कि इसके अंदर जो ऑप्टिकल पाथ होगा अगर मीडियम होता तो जितना होता उससे म्यू टाइम्स कम होगा। सो ये जो मीडियम है इसमें यहाँ से यहाँ तक, सो इस इंट्रोडक्शन की वजह से यहाँ से यहाँ तक का ऑप्टिकल पाथ घट जाएगा। ओके, और ये वाला ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा है, तो ये वाला पाथ घट गया है और ये वाला ज़्यादा है। तो सेंट्रल ब्राइट को किधर शिफ्ट होना है, ऊपर की तरफ। जब सेंट्रल ब्राइट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो ये वाला ऑप्टिकल पाथ जो होगा ये कम होगा और ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, तो दोनों पाथ जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। तो वहाँ पर दोनों ऑप्टिकल पाथ बराबर होते हैं। सो ओके, सो द सेंट्रल ब्राइट, ये ओ है, सेंट्रल ब्राइट जो होगा वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, एंड हमें मालूम है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3 बीटा। ओके, एंड देन हमसे पूछ रहे हैं कि जो फोर्थ ब्राइट होगा वो उसकी पोजीशन ओ से क्या होगी। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फोर्थ ब्राइट या फिफ्थ ब्राइट जो भी होता है वो सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ फॉर्म होता है। तो ये अगर सेंट्रल ब्राइट है तो एक फोर्थ ब्राइट यहाँ होगा और दूसरा फोर्थ ब्राइट इस तरफ कहीं होगा। ओके, नाउ सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ ब्राइट जो होगा वो 4 बीटा के डिस्टेंस पर होगा। सो यहाँ पर होगा फोर्थ ब्राइट, एंड सेंट्रल ब्राइट से फोर्थ ब्राइट तक की डिस्टेंस जो होगी वो 4 बीटा हो जाएगी। दिस इज इजी। एंड इसी तरह से इधर जो फोर्थ ब्राइट होगा वो अगेन 4 बीटा डिस्टेंस पर होगा, यहाँ पे कहीं होगा इधर फोर्थ ब्राइट, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 बीटा, एंड हमें डिस्टेंस फोर्थ ब्राइट की निकालना है ओ से। तो ओ से इधर वाला जो फोर्थ ब्राइट है उसकी डिस्टेंस हो गई 3 बीटा प्लस 4 बीटा, दैट इज 7 बीटा, और इस तरफ जो फोर्थ ब्राइट है उसकी पोजीशन हो गई 4 बीटा माइनस 3 बीटा, दैट इज बीटा। तो ओ से सेंट्रल फोर्थ ब्राइट एक तरफ 7 बीटा डिस्टेंस पर है और दूसरी तरफ बीटा डिस्टेंस पर है। ओके, सो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। On one side the distance of the central bright from O, okay, so distance of, sorry, central bright nahi, fourth bright, distance of fourth bright from O, on one side let's call it y1, O से हम distance निकाल लें, on one side this is equal to 7 beta, okay, and beta हम calculate कर सकते हैं, this is 7, बीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू इनटू स्मॉल डी, ये हो जाएगी। एंड इसमें हम वैल्यूज रख लें। सो जो वैल्यू आएगी दैट इज 7 इंटू लैम्डा की वैल्यू 0.78 माइक्रोमीटर है, इसको माइक्रोमीटर में ही रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो है ये 1000 है, सो दिस इज 10⁻³ एंड म्यू की जो वैल्यू है दिस इज 1.3 एंड ओके, स्मॉल डी हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सो दिस विल बी, अब यहाँ से एक ज़ीरो ले लें तो ये हो जाएगा 7.8 एंड 7.8 डिवाइडेड बाय 13 इज 6। ओके, सो दिस इज ओके, सॉरी, इसको हम यहाँ पर जो माइक्रोमीटर है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं -6। ओके, ये हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आएंगी माइक्रोमीटर में। ओके, सो ये मिलीमीटर ऑर्डर की वैल्यू है। ओके, देन दिस इज ओके, एक ज़ीरो हमने यहाँ से ले लिया, ये हो गया 7.8 अपॉन 1.3 इज़ 6, देन 7 इंटू 6 इज़ 42 एंड देन इस साइड हमारे पास बचा
दो जीरो यहाँ से आया तो दिस इज -4, -4 ये मीटर में हुआ। एंड इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ -1 बचेगा, दैट इज 4.2 मिलीमीटर। सो मिलीमीटर में वैल्यूज लिखेंगे हम। ओके, सो ये हो गया। सो एक तरफ सेंट्रल ब्राइट के एक तरफ फोर्थ ब्राइट इतनी डिस्टेंस पर है O से, एंड दूसरी तरफ जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल इट y2, ये जो डिस्टेंस है ये 4 बीटा -3 बीटा है, दैट इज बीटा। ओके, एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन म्यू स्मॉल d। एंड इस चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज 0.78 इंटू 10⁻⁻6 d बाई स्मॉल d is 10⁻+3 डिवाइडेड बाई म्यू विच इज़ 1.3। एंड इसको हम कैलकुलेट करें, सो इसकी वैल्यू आएगी 0.6 मिलीमीटर। ओके, ये पूरी चीज़ इनफैक्ट ये बीटा है, तो 7 इंटू 0.6 इज 4.2, सो दिस इज 0.6 मिलीमीटर। सो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें फोर्थ ब्राइट की पोजीशन हमें निकालनी थी। सेंट्रल ब्राइट से तो हमें मालूम है 4 बीटा ऑन आइदर साइड, बट हमें यहाँ पर इस O पॉइंट से सेंट्रल ब्राइट की फोर्थ ब्राइट की पोजीशन कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज YDAC is carried with two thin sheets of thickness 10.4 micrometer each। okay? तो इस तरह से ये YDAC है और इसमें दोनों स्लिट्स के सामने हम शीट्स रख रहे हैं और दोनों की जो थिकनेस है वो सेम है एंड उसकी वैल्यू है 10.4 माइक्रोमीटर। ओके, covering the slits S1 and S2 respectively if white light of range 400 nanometer to 780 nanometer। so यहाँ पर हम white light use कर रहे हैं एंड उसकी जो wavelength है that is between 400 nanometer and 780 nanometer, ये सारी इस रेंज की सारी वेवलेंथ्स हैं is used, then which wavelength will form maxima exactly at point O, the center of the screen। okay? तो in the absence of the sheets, जो central bright की पोजीशन है O, वहाँ पर कौन कौन सी वेवलेंथ होंगी, which wavelength will form maxima exactly as at point O। okay? so इस पॉइंट पर कौन कौन सी लैम्डा की वैल्यू होगी जिसके लिए नेसेसरीली मैक्सिमम फॉर्म होगा, वो जो स्पॉट होगा वो ब्राइट होगा। सो उसके लिए हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमें मालूम है कि एक शीट की वजह से यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, से ये वाली शीट हम ले रहे हैं एंड अच्छा एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है एंड μ1 की जो वैल्यू है दिस इज 1.52 एंड μ2 की जो वैल्यू है दैट इज 1.40। ओके, इस तरह से दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हुए हैं, ये अलग अलग है लेकिन थिकनेस सेम है। ओके, सो किसी एक शीट की वजह से यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, उसको हम कैसे लिखते हैं μ1 -1 इंटू टी, और दूसरी स्लिट की वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा μ2 -1 इंटू टी, ये हो जाएगा। ओके, अब टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसमें से कौन सा ज़्यादा है, पहली शीट ने इतना डिफरेंस प्रोड्यूस किया, दूसरी शिफ्ट जो प्रोड्यूस करेगी वो इसके ऑपोजिट, इसके सामने रख रहे हैं। तो जैसे इसने ऑप्टिकल पाथ बढ़ाया है तो इसने भी कुछ ऑप्टिकल पाथ बढ़ाया है, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ कितना बढ़ा है वो इन दोनों का डिफरेंस है। सो टोटल पाथ डिफरेंस एट O डेल्टा x इज डेल्टा x1 डिफरेंस डेल्टा x2, ये हो जाएगा। ओके, नाउ सो डेल्टा x इज अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज, ये आएगा वहाँ से आप सॉल्व करें, सो दिस इज μ1 माइनस μ2 इंटू टी, ये आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट O। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इस O को ब्राइट होना है, तो ये जो ऑप्टिकल पाथ होना चाहिए दिस मस्ट बी इक्वल टू सम n लैम्डा। सो फॉर O टू बी
bright mu1 minus mu2 into t must be equal to n lambda, okay? जहां पर n जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर ये दोनों शीट्स जो हैं थिकनेस सेम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो 0 नहीं होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता वो 0 होता, तो फिर ये सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन होती, तो उसके लिए n = 0 हम यूज़ करते हैं। सो n = 0 यहाँ पे नहीं लेना है, सम अदर वैल्यूज अदर देन 0। ना हमें चाहिए लैम्डा, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू mu1 माइनस mu2 इंटू टी डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे mu1 की जो वैल्यू है दिस इज 1.52 माइनस 1.40 mu2 एंड t की जो वैल्यू है, जो थिकनेस है दैट इज 10.4 माइक्रोमीटर, ओके, माइक्रोमीटर। सो दिस इज 10⁻⁻⁻6 एंड देन डिवाइडेड बाई n। ओके, हमें लैम्डा चाहिए नैनोमीटर में, तो ये पूरी चीज़ आएगी माइक्रोमीटर में, इसको हम सॉरी ये पूरी चीज़ आएगी मीटर में, इसको +9 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये नैनोमीटर बन जाएगा। ओके, सो दिस इज 1.52 माइनस 1.40 इज 0.12 इंटू 10.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई n, ये आ गया। सो इन सब को अगर हम सॉल्व करें सो इसकी वैल्यू आएगी, दिस कम्स आउट टू बी 1248 डिवाइडेड बाई n नैनोमीटर। ओके, अब यहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो n की जो वैल्यू होगी दैट इज से n की वैल्यू 1 है अगर, तब जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1248 नैनोमीटर है, और n की वैल्यू जब 2 होगी, जो सेकेंड ब्राइट है अगर वो वहाँ पे बन रहा है, तब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 624। n की वैल्यू यहाँ 2 हम पुट करें, सो दिस इज 624 नैनोमीटर एंड फॉर n इज इक्वल टू 3 लैम्डा इज इक्वल टू 312 नैनोमीटर। ओके, एंड देन n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो इससे भी कम वैल्यू आएगी विच इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द वाइट लाइट। नाउ हमें जो रेंज दी हुई है वो 400 टू 780 नैनोमीटर ये दी हुई है ना, उसमें ये वाली रेंज से बाहर है, ये वाली भी रेंज से बाहर है, तो सिर्फ ये वाली वेवलेंथ है जो उस गिवन रेंज में है। इसका मतलब सिर्फ ये वाली जो वेवलेंथ होगी वो नेसेसरीली O पर मैक्सिमम फॉर्म करेगी। सो देयर इज जस्ट वन सॉरी, ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। For n is equal to 3, this is not 312, sorry. For n is equal to 3, so 1248 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, so this is 416, yes, this is 416 नैनोमीटर। Okay, and then n is equal to 4 जब हम रखेंगे तब लैम्डा की वैल्यू आएगी 312 nanometer, yes. Okay, now these two wavelengths are in the range. Okay, n is equal to 2, n is equal to 3 के लिए जो wavelengths है they are in the given range of 400 nanometer to 780 nanometer. So ये दोनों wavelengths जो होंगी वो इस condition में O पर bright form करेंगी. Okay, so this is the answer. Next question हमारा है, an interference is observed due to two coherent sources S1 placed at origin and S2 placed at 0,3 lambda 0. Here lambda is the wavelength of the sources. Okay, so इस तरह से दो sources है, S1 जो है वो से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो xy प्लेन में S1 जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है और S2 जो है वो 0,3 लैम्डा 0 पर है। इसका मतलब y एक्सिस पर ओरिजिन से 3 लैम्डा डिस्टेंस पर S2 रखा हुआ है। ओके, और जो लैम्डा है दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंड देन क्या कह रहे हैं, अ डिटेक्टर D इज मूव्ड along the positive x axis, find x coordinates on the x axis excluding x is equal to 0 and x is equal to infinity. Okay, so x is equal to 0 भी नहीं लेना है और x is equal to infinity भी नहीं लेना है। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा और जो पॉइंट्स होंगे उसकी बात कर रहे हैं, where maximum intensity is observed, जहां ब्राइट बनेगा। okay,
सो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा इन दोनों पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा। ओके, सो जस्ट एक कोई पॉइंट ले लेते हैं S1 के जस्ट इधर उधर कहीं है, वेरी नियर, वेरी क्लोज टू S1, ओके, ताकि जो है उससे जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो, वो पॉइंट और S2। ओके, सो S2 से जो वेव आ रही है और S1 से जो वेव आ रही है एट अ पॉइंट दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू S1, सो उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो 3 लैम्डा होगा। अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। तो x इक्वल टू 0 जो ओरिजिन है उसके पास में एक ब्राइट बनेगा। अच्छा, इसी तरह से x जो इन्फिनिटी है, सो अगर x एक्सिस पर इनफाइनाइट डिस्टेंस आगे चले जाएं तो वो S1 S2 से जो डिस्टेंसेस होंगे वो बराबर हो जाएंगे। अब डिस्टेंसेस अगर बराबर हैं तो इसका मतलब वहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 है एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ओके, सो x एक्सिस पर इन्फिनिटी पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा और x इज इक्वल टू 0 पर थर्ड ब्राइट बन रहा है, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, तो यहाँ पर थर्ड ब्राइट बन रहा है, थर्ड ब्राइट बन रहा है, और यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा है। नाउ सेंट्रल ब्राइट और थर्ड ब्राइट, तो इसके बीच में 2 ब्राइट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उन्हीं की पोजीशंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। लेट अस से ये कोई P पॉइंट है S1 से x डिस्टेंस पर, एंड इस P पॉइंट को ब्राइट होना है, उसकी हम कंडीशन लगाएंगे। ओके, सो P पॉइंट की जो डिस्टेंस जो पाथ डिफरेंस होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट P, वो हो जाएगा S2P माइनस S1P। ओके, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इसको क्या होना है, अगर P पॉइंट को ब्राइट होना है, फॉर P टू बी ब्राइट दिस S2P माइनस S1P मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, ये होना है। अब S2P माइनस S1P हम कैसे लिख सकते हैं, S2P हाइपोटेन्यूस है, तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 लैम्डा स्क्वायर विच इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस दिस x स्क्वायर माइनस S1P इज x, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू हमें चाहिए, सो बाद में हम n की वैल्यू रख के देख लेंगे कि x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। ओके, सो x के लिए हम सॉल्व करेंगे, इस x को उधर ले जाएं, तो ये प्लस x हो जाएगा, n लैम्डा प्लस x। ओके, सो इसको लिख लेते हैं 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो इधर स्क्वायर रूट हट गया और इधर ये हो गया n लैम्डा प्लस x होल स्क्वायर। सो दिस इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2n लैम्डा x, ये हो जाएगा। सो x स्क्वायर ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और एक लैम्डा सब में कॉमन है तो उसको भी हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। देन हमारे पास बचा, यहाँ से लैम्डा कॉमन कर लें, सो दिस इज 9 माइनस n स्क्वायर, ये इधर ले आए, सो 9 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2nx, ये हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, सो x इज इक्वल टू लैम्डा 9 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2n, ये हो जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू, x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ इसमें हमें n इज इक्वल टू 0 नहीं यूज़ करना है और n जो है वो इन्फिनिटी नहीं यूज़ करना है। सो लेट अस कैलकुलेट x फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा and 9 minus 1 is 8, 8 upon 2 into 1 is 2, so this is equal to 4 lambda। x1 से ये है, x1 जो आ रहा है वो 4 lambda है, और n is equal to 2 के लिए इसी को हम कैलकुलेट करें तो x की जो वैल्यू आएगी, let's call it x2, that will be lambda 9 minus n square, so this is 4 upon 2 into 4 is upon 2 into n, 2 into 2 that is 4। okay, so ये हो जाएगा 9 minus 4 is 5, 5 by 4 lambda, okay? 5 by 4 lambda x2 हो गया। okay, and
n इज इक्वल टू 3 जब हम यूज करेंगे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो थर्ड ब्राइट है वो x इज इक्वल टू 0 पर होगा। सो इसी में अगर n इज इक्वल टू 3 हम यूज करें, सो 9 माइनस n स्क्वायर जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 3 x3 इज इक्वल टू 0। ओके, बाद और इसके ऊपर जो पॉइंट्स हम लेंगे n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा। हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही पॉइंट्स बताने थे कौन कौन से होंगे। सो द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर these two, 4 lambda and 5 by 4 lambda is 1.25 lambda. So origin से 4 lambda की डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा? अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। इधर सेंट्रल ब्राइट है इन्फिनिटी पर, एंड देन सेंट्रल ब्राइट से इस तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट ब्राइट। ओके, सो ये वाली जो डिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन है। ओके, एंड देन उससे आगे चलेंगे तो फिर मिलेगा सेकेंड ब्राइट, तो ये डिस्टेंस कम है, ये सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस है। एंड देन और आगे जाएंगे तो फिर ये होगा थर्ड ब्राइट विच इज़ ओरिजिन। ओके, सो जो ओरिजिन है वो थर्ड ब्राइट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस है ओरिजिन से, एंड ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट ब्राइट है ओरिजिन से, और जो सेंट्रल ब्राइट हमारा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। Okay, so these are the answers. So these are the points from the origin where the detector will find maximum intensity. Next question is, two coherent light sources A and B with separation 2 lambda are placed on the x-axis symmetrically about the origin. Okay, so they say ये जो line है horizontal line, ये x-axis है, एंड ओरिजिन के दोनों तरफ सिमेट्रिकली ए और बी दो कोहेरेंट सोर्सेज सिचुएटेड हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ओके, दैट मीन्स इधर ये लैम्डा है और इधर ये लैम्डा है। ओके, they emit light of wavelength lambda, lambda is the wavelength of the light जो A और B emit कर रहे हैं, obtain the position of maxima on a circle of large radius lying in the xy plane and with center at the origin. Okay, so जो origin है उसी को सेंटर लेकर एक सर्कल हम बना रहे हैं, एंड इस सर्कल की रेडियस बहुत ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा का मतलब ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इस सर्कल की रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो ये वही कंडीशन फुलफिल करेगी जो कैपिटल डी स्लिट्स के प्लेन और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्लिट सेपरेशन से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कंडीशन जो वहाँ बनती है वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी कि रेडियस सर्कल की ए और बी के बीच की डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हमें इस सर्कल पे जो मैक्सिमा है वो हमें कैलकुलेट करना, कहाँ कहाँ मैक्सिमम मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो मैक्सिमम के लिए हमें सॉल्व करना है। से एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट है, एंड उस पी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा, ए से एक लाइट रे जा रही है और बी से दूसरी लाइट रे जा रही है, एंड अब चूंकि ये रेडियस बहुत बड़ी है तो ये वाला एंगल हम लेंगे। ओके, इस तरह का एक केस हमने बीच में आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो अगर इस लाइन पर दो सोर्सेज दिए हुए हैं एंड यहाँ पर हम कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं, देन जो पाथ डिफरेंस होता है दिस, अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी ले रहे हैं तो ये आता है डी कॉस थीटा, ये हमने आपको बताया था। ओके, सो इस पर्टिकुलर केस में पी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर सिंस radius of the circle is much greater than AB, at P the path difference delta x will be d cos theta, ये हो जाएगा। ओके, अब हमें उस P को क्या करना है, मैक्सिमम लेना है। For P to be maximum, this d cos theta must be equal to some n lambda. Okay, and n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम d की वैल्यू रख लेते हैं, d इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया n लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, सो दिस इज n बाई 2, ये आ गया। ओके, n बाई 2। अब इसको हमें यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करना है,
कि किस किस एंगल पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। ओके, सो फॉर n इज इक्वल टू 0, ओके, n इज इक्वल टू 0 के लिए cos थीटा इज 0। ओके, अब cos थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है? 90 पर एंड 270 पर, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, यहाँ पर cos थीटा 0 होता है। सो ये दो पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब कि 90 डिग्री पर भी सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट का ऑर्डर सेंट्रल ब्राइट है, और फिर 270 पर दूसरी तरफ। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्रीन है, सोर्स के इस तरफ भी स्क्रीन है, सोर्स के इस तरफ भी स्क्रीन है, इसलिए हमें दो सेंट्रल ब्राइट मिलेंगे। ओके, सो ये दो पोजीशंस हो गई ब्राइट की। और आगे हम n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 cos थीटा विल बी अच्छा, अब n जो ऑर्डर होता है वो सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ होता है, तो n जो होगा वो +-1 हम लेंगे। ओके, सो n अगर +-1 है, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू +-½ ये हो जाएगा। एंड cos की वैल्यू +½ 60 डिग्री पर, -½ 120 डिग्री पर, एंड देन अगेन -½ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी वो 180 + 60, दैट मीन्स 240 डिग्री पर, ओके 240 डिग्री पर, एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी 360 - 60 मतलब 300 डिग्री पर। सो अगर cos की इतनी वैल्यूज़ हैं, सो थीटा की वैल्यूज़ हो जाएंगी 60 डिग्री, 120 डिग्री, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 + 60 इज 240 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 - 60 इज 300 डिग्रीज। ओके, सो दीज आर द 4 एंगुलर पोजीशंस जहाँ पे ब्राइट बनेगा। नाउ n की एक और वैल्यू ले लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू +-2 अगेन cos थीटा इज इक्वल टू +-1, ये आ गया। नाउ cos जो होगा +1 जो होता है वो 0 पर होता है, और -1 जो होता है वो 180 डिग्री पर होता है। नाउ n इज इक्वल टू 3 हम नहीं लेंगे, बिकॉज cos थीटा जो आया है, cos थीटा जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज n/2। अगर n 3 ले लेंगे तो cos की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। ओके, सो व्हाट आर द एंगुलर पोजीशंस? हाउ मेनी एंगुलर पोजीशंस? 1 2 3 4 3 4 5 6 7 and 8. So total 8 angular positions will be on the circle where you will find maximum intensity. So total maxima on the circle will be 8. अगला क्वेश्चन हमारा है, two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. The smallest distance from S2, अब ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? दो सोर्सेज हैं, कोहेरेंट, सेम फेज में, वेवलेंथ लैम्डा है। अब क्या कह रहे हैं? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2। ओके, सो S1 S2 जो डिस्टेंस है, से यहाँ पर S1 है और यहाँ पर ये S2 है, तो S1 S2 की ये लाइन हुई, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए हमें जो S2 से पास हो रही है बट S1 S2 के परपेंडिकुलर है, इस तरह से। सो इस लाइन की बात कर रहे हैं, पासिंग थ्रू S2 एंड परपेंडिकुलर टू S1 S2. So the smallest distance from S2 on a line passing through S2 and perpendicular to S1 S2 where a minimum of intensity occurs. Okay, so S1 से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर डार्क स्पॉट मिलेगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सो अब डायग्राम से आपको ऑलरेडी मालूम हो गया कि हमें क्या करना है, इसको हम कर चुके हैं। S1 S2 के बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज 2 लैम्डा। ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है दिस इज 2 लैम्डा, एंड हमें यहाँ पर एक पॉइंट कैलकुलेट करना है S2 से मिनिमम डिस्टेंस पे जहाँ पर डार्क होगा। ओके, अब हम ये देख सकते हैं, हमें मालूम है कि S1 S2 ये जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहाँ पर क्या बनना है? सेकेंड ब्राइट बनना है, और S1 S2 का सेंट्रल ब्राइट कहाँ पर होगा? वो इन्फिनिटी पर होगा। ओके, सो इन्फिनिटी पर सेंट्रल ब्राइट है और यहाँ पर सेकेंड ब्राइट है, तो सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क
एंड देन फर्स्ट ब्राइट एंड देन सेकेंड डार्क एंड देन फिर सेकेंड ब्राइट। ओके, सो यहाँ पर हमारा सेकेंड ब्राइट है और इन्फिनिटी पर क्या है, सेंट्रल ब्राइट है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट होगा, फिर उसके बाद सेकेंड डार्क होगा एंड देन सेकेंड ब्राइट है। इस तरह से पोजीशंस हैं। तो अगर S2 से हम डिस्टेंस देखें एक डार्क स्पॉट की मिनिमम, सो दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रॉम S2, ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम जनरल वे में सॉल्व करके फिर हम ये जो डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर उसी तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं, P पॉइंट ले लेंगे, उसकी डिस्टेंस S2 से जो है वो x ले लेते हैं एंड देन पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो for P to be minimum, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, S1P minus S2P, this must be equal to 2n minus 1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन होती है। मिनिमम अगर किसी कहीं पर फॉर्म हो रहा है तो पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। ओके, सो S1P minus S2P उसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2 lambda square, that is 4 lambda square plus x square minus S2P is x, that is equal to 2n minus 1 lambda by 2, ये हो गया इस तरह से। ओके, सो इस x को हम उधर ले जाएंगे एंड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 lambda स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाकर x स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा एंड देन प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा लैम्डा 2n माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और एक एक लैम्डा सब में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4 लैम्डा है और यहाँ पर ये है लैम्डा, इसको हम कॉमन कर लें। देन दिस इज 4 minus this value which is 2n minus 1 whole square divided by 4, that is equal to 2n minus 1 into x, ये हो जाएगा। so x की जो वैल्यू आ रही है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 16। so lambda into 16 minus 2n minus 1 whole square and then whole thing divided by 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 into 2n minus 1। ओके, सो एन x की जो जनरल वैल्यू है, जितनी भी n की वैल्यूज पॉसिबल है उन सब के लिए जो जनरल वैल्यू है वो ये आ गई है। अब इसको हम n इज इक्वल टू 1 के लिए कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, उसमें n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करेंगे सो जो वैल्यू आएगी यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फाइंड आउट, the calculation is easy. The x is 15 upon 4 lambda, okay, or for n is equal to 2, the value of x is 7 upon 12 lambda, ये आएगी and n is equal to 3 जब हम रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो इन्फिनिटी और x is equal to 0 के बीच में ये दो डार्क की पोजीशंस हैं। अब इसमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। सो दिस इज 7 by 12 एंड दिस इज 7 by 12, दिस इज लेस देन 1 एंड दिस इज मोर देन 1। सो ये हमारी लीस्ट वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, एंड ये जो पोजीशन है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने सॉल्व किया है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क, हम डार्क के लिए कर रहे हैं एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। सो दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोजीशंस जो है डार्क और ब्राइट की क्या क्या होंगी और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से डार्क की, वो ये हो गया, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी डार्क की ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, एंड इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे हमें मालूम है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, सेकेंड ब्राइट की मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो वहाँ पर जो हमने S1P माइनस S2P n के लिए सॉल्व किया, उसको n के लिए ना सॉल्व करके हम सेकेंड डार्क के लिए अगर सॉल्व करें तो सेकेंड डार्क जो होता है फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई 2 पर होता है, सेकेंड डार्क जो होता है वो 3 लैम्डा बाई 2 पर होता है। तो इस तरह से अगर सॉल्व करें तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट जो जनरल केस है वो हमें और भी बातें बता रहा है कि फर्स्ट डार्क कहाँ होगा और सेकेंड डार्क कहाँ होगा।
Okay, so this is our answer, the least distance of the dark from origin. Okay, अगला क्वेश्चन हमारा है a narrow slit S is transmitting light of wavelength lambda is placed at a distance d above a large plane mirror as shown. So ये एक large plane mirror है और उससे d डिस्टेंस ऊपर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, ओके और ये लैम्डा वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है. The light coming directly from the slit and that coming after the reflection interfere at a screen placed at a distance capital D from the slits. Okay, so इससे कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी हुई है. उस स्क्रीन पर लाइट जो है एक तो डायरेक्टली S से आ रही है और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. तो एक लाइट रे डायरेक्टली पहुंच रही है और दूसरी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. सो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये लाइट कहीं यहाँ से आ रही है विच इज़ द इमेज ऑफ S. तो यहाँ पर S और S डैश जो होंगे वो दो कोहेरेंट सोर्सेस की तरह से काम करेंगे. सो वो उनकी वजह से इंटरफेरेंस इस स्क्रीन पर हो रहा है. ओके, देन हमसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट अबव द मिरर, दैट इज जस्ट अबव O. ओके, सो ये वाला पॉइंट O है जहाँ पर स्क्रीन और मिरर का इंटरसेक्शन हो रहा, उसके जस्ट अबव, ओके बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेना है हमें, वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें बताना है. ओके, तो जस्ट अबव O या O पर ही ले लेते हैं समझने के लिए. सो S से एक लाइट आ रही है और दूसरी लाइट O पर रिफ्लेक्ट होके पहुँच रही है, इसीलिए जस्ट अबव O कह रहे हैं. ओके, सो उस पॉइंट पर एक लाइट डायरेक्टली आ रही है और दूसरी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. सो एक लाइट जो डायरेक्टली आ रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जब कोई वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज एंगल पाई चेंज हो जाता है, पाई रेडियन चेंज हो जाता है. तो यहाँ से जो लाइट आ रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, अब जस्ट अब O की बात कर रहे हैं तो दोनों ज्योमेट्रिकल पाथ सेम है लेकिन फेज डिफरेंस पाई का क्रिएट हो गया. तो उसकी वजह से अब पाई का अगर फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. ओके, सो जस्ट above O the phase difference delta phi is pi. Okay, and उसकी वजह से अगर ऐसा है तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है that says कि the intensity will be zero. So a point just above O will be a dark. Okay, and इसमें सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछ रहे हैं, सो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि दोनों वेव्स के बीच में जो फेज रिलेशनशिप है वो क्या होगी. अगला पॉइंट जो हमारा है वो हमसे क्या कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर्स. ओके, तो O तो हमारा डार्क हो गया एंड देन उसके बाद एक ब्राइट होना है. तो यहाँ से जो ब्राइट है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो फर्स्ट ब्राइट है यहाँ के बाद जो ब्राइट मिल रहा है उसी की पोजीशन कैलकुलेट करना है. सो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पर, ये जो है ये ब्राइट है. ओके, सो जस्ट अबव O ये हमने ऑलरेडी पता कर लिया कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई है. अगर इतना फेज डिफरेंस होता है तो जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, यहाँ से हम कैलकुलेट करें सो जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज लैम्डा बाई 2. ओके, सो जस्ट अबव O द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 और फर्स्ट ब्राइट जो होता है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है. सो ऑलरेडी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, एडिशनल और पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होना है लैम्डा बाई 2. सो टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा हो जाएगा. ओके, सो फॉर फर्स्ट ब्राइट, ओके, और फॉर फर्स्ट ब्राइट द टोटल पाथ डिफरेंस इज लैम्डा. सो ऑलरेडी लैम्डा बाई 2 O पर है. सो जो पॉइंट y डिस्टेंस हम ऊपर ले रहे हैं सो उतनी डिस्टेंस की वजह से कितना और पाथ डिफरेंस क्रिएट होना है. सो एडिशनल पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होना है y डिस्टेंस पर, एडिशनल पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2. ओके, सो y डिस्टेंस पर यहाँ पर दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रही हैं उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या होना है लैम्डा बाई 2, देन वो फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन हो जाएगी. ओके, नाउ अगर कोई पॉइंट y डिस्टेंस ऊपर है, अब हमने ऑलरेडी जो इसमें पाथ
सॉरी जो फेस चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, उसको फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो ये दोनों सोर्सेज हो गए और ये सेंट्रल ब्राइट से ये किसी पॉइंट की पोजीशन है, और वाई डिस्टेंस ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है वो लिखा जाता है डी साइन थीटा, और इसको क्या होना है λ/2 होना है। डी क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, जो यहाँ पर क्या है एस और एस डैश के बीच की डिस्टेंस 2d है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 स्मॉल d, एंड देन साइन थीटा जो है वो लिखा जा सकता है y/D, दिस इज इक्वल टू λ/2। सो हमें y चाहिए कि कितना ऊपर, o से कितना ऊपर, सो y विल बी इक्वल टू λD अपॉन 2 into 2 4 small d। So this is the position of first bright just above O। Okay, so ये हो गया हमारा आंसर। So this is it for today। So ये अब आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं they are relatively good। उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा था। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है इसमें इससे रिलेटेड YDSC से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स उसको हम डिस्कस करेंगे, उस तरह के भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।